हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आज की वीडियो में टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का तीसरा शासक। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल पहलवान गोखो कॉलेज बनारी लैब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली विभिन्न विषयों की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो पर कमेंट्स भी करें जिससे हम सभी लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक भेजते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का महत्वपूर्ण शासक। जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बाद फिरोज शाह तुगलक आता है तो कुछ उसकी विद्रोह या हमलों के कारण जो साम्राज्य में चारों तरफ अशांति और व्यवस्था भंग हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं। कहा जाता है फिरोज को कांटों का ताज मिला था, उसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहता है। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के भाई मलिक रज्जब का पुत्र था। इसकी माता नैला या नाइला अबोहर के भट्टी राजपूत राय रंगमल की पुत्री थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के समय फिरोज ठट्टा में ही था। फिरोज का राजकुमार ठट्टा में ही हुआ था। इसी समय वजीर ख्वाजा जहाँ का विद्रोह हुआ। उसने एक 6 वर्षीय बालक को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। उसे मोहम्मद तुगलक का वंशज करा दिया था। बाद में ख्वाजा जहाँ ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिरोज ने उसकी क्षमा याचना स्वीकार करते हुए उसे समाना जाने का आदेश दिया, किंतु रास्ते में ही एक व्यक्ति ने ख्वाजा जहाँ की हत्या कर दी। तो जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने जो समस्याएं थी, जैसे ऋणग्रस्त किसानों का असंतोष, साम्राज्य विघटन की समस्या, खाली खजाना, अमीर वर्ग का असंतोष, उलेमा वर्ग का असंतोष। सर्वप्रथम उसने साम्राज्य की विद्रोहियों को माफी दे दी। उसने किसानों को ऋण से मुक्त कर दिया और इसके लिए सल्तनत के महालेखाकार ख्वाजा फखर सदी को ऋण से संबंधित रजिस्टर को रद्द करने का आदेश दिया गया। समकालीन ग्रंथों के अनुसार लगभग 2 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। वैसे व्यक्ति जिनके परिवार वालों को मोहम्मद तुगलक ने हत्या कर दी थी, उन्हें धन एवं उपहार देकर संतुष्ट किया। फिरोज ने मृत सुल्तान से असंतुष्ट लोगों से क्षमा पत्र लिखवाकर उसे एक संदूक में बंद कर मोहम्मद तुगलक की कब्र में रख दिया। उसने शुक्रवारी कुतुबों में तुगलक वंश के शासकों के साथ सल्तनत काल के अन्य शासकों के नाम भी लिखवाए। कुतुबे में मोहम्मद गौरी का तो नाम है, परंतु कुतुब दीवक का नाम नहीं था। उसने विभिन्न सैन्य अभियान भी किए, जिसमें बंगाल अभियान मोहम्मद तुगलक के समय स्वतंत्र हो चुका था। हाजी इलियास शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का स्वतंत्र शासक बन गया था। उसने दिल्ली राज के अधीन तिब्बत राज पर आक्रमण किया था। अंततः शमसुद्दीन इलियास शाह अपनी राजधानी पांडुआ को छोड़कर एकदला आ गया था। फिरोज ने शमसुद्दीन से संधि कर उसे बंगाल का शासक स्वीकार कर 1355 ईस्वी में दिल्ली लौट आया। प्रथम बंगाल अभियान असफल रहा। इसके बाद इतिहास इलियास शाह के पुत्र सिकंदर शाह के शासन बनने के पश्चात उसके अत्याचार के कारण फखरुद्दीन मुमरक शाह का दमान जफर खान दिल्ली आया और फिरोज को बंगाल पर आक्रमण करने के लिए निवेदन किया। 1359 ईस्वी में बंगाल का दोबारा अभियान हुआ, लेकिन सिकंदर शाह पिता की नीति का अनुसरण करते हुए एकदला के किले में जा छिपा। शाही सेना एकदला दुर्ग पर विजय प्राप्त न कर सकी। यह अभियान भी असफल रहा। इसके बाद नगरकोट अभियान 1361 ईस्वी में किया और नगरकोट विजय के सिलसिले में 300 महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों को फिरोज ने प्राप्त कर उसने इन 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में अपने राजकवि अजाउद्दीन खालिद खानी के द्वारा करवाया। इसके बाद ठट्टा जो सिंध अभियान 1361 में हुआ। इसके बाद उसने कुछ वित्तीय व्यवस्था का जो सुदृढ़ीकरण किया, उसमें उसने जनता के कष्ट को दूर करने के लिए फिरोज तकावी ऋण को माफ कर दिया। लगान की दर निर्धारित करने का दायित्व ख्वाजा हिमासुद्दीन को नियुक्त किया, जो काफी अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था। हिमासुद्दीन 6 वर्षों तक विभिन्न प्रांतों का दौरा कर भूमि सर्वेक्षण का
काम पूरा किया और संपूर्ण साम्राज्य के मूल राजस्व की राशि 6,75,00,000 टका निर्धारित की। फिरोज ने 24 प्रकार के करों और अभाव को हटा दिया क्योंकि ये गैर इस्लामिक थे। बदले में 4 प्रकार के निर्धारित कर जो लिए थे वो शरीयत के अनुसार थे: जजिया, ज़कात, खराज और खम। फिरोज प्रथम सुल्तान था जिसने जजिया को खराज से पृथक कर दिया था। फिरोज ने कुछ नए सिक्के भी चलाए। उसने चांदी का ससगनी नामक एक सिक्का चलाया जो 6 जीतल के बराबर था। उसने अत्ता नामक एक सिक्का भी चलाया जो मिश्रित धातु चांदी व तांबा का होता था, यह आधा जीतल के बराबर होता है। उसने एक बिख नामक सिक्का चलाया, यह भी मिश्रित धातु का होता है और 4 जीतल के बराबर था। फिरोज ने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम भी अंकित करवाया। उसने सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर सिंचाई का विकास किया। अफीफ का मानना है कि उसने 2 नहरें निकलवाई, एक यमुना नदी से और एक सतलज नदी से, जबकि सरहिंदी का मानना है कि उसने 4 नहरें खुदवाई, जो यमुना नदी से हिसार तक, दूसरी सतलज नदी से घग्गर तक, तीसरी मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक, चौथी घग्गर से फिरोजाबाद तक और 5वीं नहर है जो यमुना से फिरोजाबाद तक। इन नहरों के निर्माण से सिंचाई भूमि का विस्तार हुआ। फिरोज ने सिंचाई कर भी लगाया जो कुल उत्पादन का 1/10 हिस्सा था। इस तरह सिंचाई कर के रूप में राज्य को आय में वृद्धि हुई। इन नहरों से सर्वाधिक लाभ दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र को हुआ। इसके साथ उसने जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के कारण से अमीर उलेमा, कृषक आदि वर्ग नाराज हो गए थे। फलतः तुगलक को तुष्टिकरण की नीति अपनानी पड़ी। इस क्रम में उसने साम्राज्य के विद्रोहियों को माफी दे दी, किसानों को ऋण मुक्त कर दिया तथा ऋण से संबंधित रजिस्टर को रद्द कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से अमीर वर्ग में असंतोष हुआ। वर्ग को संतुष्ट करने के लिए उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बना दिया। न केवल आसनिक पद वरन सैनिक पद भी वंशानुगत बना दिए। शरीयत के कानून का पालन करते हुए उसने 4 प्रकार के कर्मों को लागू किया। उसने मुस्लिम स्त्रियों द्वारा महत्वपूर्ण संतों की मजार पूजा पर पाबंदी लगा दी। वह प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, और वह इसलिए कि वह शरीयत के अनुकूल नहीं था, क्योंकि शरीयत में केवल बच्चे, स्त्रियां और अपंगों को मुक्त किया गया है, या ऐसे लोगों को मुक्त किया गया जिनकी कोई जीविका नहीं है। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया क्योंकि वह मुस्लिमों के बीच हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। इसके बाद फिरोज के जो निर्माण कार्य या लोक कल्याण की जो योजनाएं थी एवं साहित्यकार थे उनके बारे में हम बात करेंगे। फिरोज तुगलक अपने व्यापक निर्माण कार्यों और लोक कल्याणकारी कार्यों तथा साहित्य रंगांग होने के कारण भी प्रसिद्ध है। उसने अनेक मकतबे, मदरसों और सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया। उसके काल का प्रमुख वास्तुकार मलिक गाजी सहना तथा उसका शिष्य अहमद था। फिरोज एक बहुत बड़ा निर्माता था। उसकी तुलना रोम के सम्राट ऑगस्टस से की जाती है। फिरोज द्वारा बसाए गए नगरों की संख्या 300 थी। फिरोज द्वारा बसाए गए प्रमुख नगरों में फिरोजाबाद, कोटला फिरोजाशाह, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर आदि थे। इन नगरों को यमुना नदी के किनारे बसाया गया। फिरोजाबाद फिरोज तुगलक का सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर जौना खां और मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया था। यह बंगाल अभियान से लौटते समय बसाया था। बंगाल अभियान के समय इकबिला नाम का आजादपुरा और पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। फिरोज ने मुस्लिम गरीबों के कल्याण के लिए दीवान खैरात नाम का एक विभाग की स्थापना की। यह विभाग गरीब मुसलमानों की पुत्रियों के विवाह के लिए धन भी देता था। उसी तरह उसने मुस्लिम बेरोजगारों के कल्याण के लिए एक रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। उसने दिल्ली में एक राजकीय अस्पताल की स्थापना कराई जिसका नाम दार उल सफा था। इसके बाद उसने दासों को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ता था, क्योंकि दासों की देखभाल के लिए एक विभाग दीवान बंदगन की स्थापना की थी तथा इस पर एक अलग दीवान की नियुक्ति की थी। गियासुद्दीन बंडी और शमशेर सिराज अफीफ ने उससे संरक्षण प्राप्त किया था। बंडी ने तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांगीरी नामक पुस्तक लिखी। अफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी। फिरोजशाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोजशाही लिखी। उसने 13 मदरसे स्थापित करवाए। प्रतिवर्ष 36 लाख टका विद्वानों तथा कुरान पढ़ने वालों के बीच बांटा जाता था। उसने नगरकोट अभियान से प्राप्त
300 संस्कृत ग्रंथों को प्राप्त कर उनका अनुवाद दलायल फिरोजशाह के नाम से करवाया। इस प्रकार हेनरी एलियट और एलिफ्टन ने फिरोज की तुलना सल्तनत का अकबर के नाम से की है। तो जब फिरोजशाह की मृत्यु होती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो इतने योग्य नहीं होते हैं और फिरोज की मृत्यु के बाद उसका पोता तुगलक शाह 1388 में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठता है। इसके पश्चात अबू बकर, फिर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह शासक बनता है। लेकिन ये सब इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक नासिरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठा जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। उसका वजीर मुल्लू इकबाल था। इसके काल में मलिक सरवर नामक हिजड़े ने मलिक उस सर्फ की उपाधि प्राप्त की। इसी के समय 1358 ईस्वी में तैमूर लग का आक्रमण हुआ। नासिरुद्दीन महमूद पराजित हुआ तथा गुजरात भाग गया। मुल्लू इकबाल बरन भाग गया। इस आक्रमण से उपजी अव्यवस्था का लाभ उठाकर मलिक उस सर्फ के नेतृत्व में जौनपुर स्वतंत्र हुआ। ख्वाजा जहाँ ने गुजरात को स्वतंत्र किया। दिलावर खां दुर्री के नेतृत्व में मालवा का स्वतंत्र शासक हुआ। तो इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद के समय वकील ये दरबार नियुक्त किया गया। इसका कार्य शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देखरेख करना था और सर्वप्रथम इस पर मुल्लू इकबाल गद्दी पर बैठा। तो फिरोजशाह तुगलक के पश्चात जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो इतने निर्बल हुए कि आखिरकार उनका पतन हो गया और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के पतन के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे हम इतिहास में सईद वंश के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में फिरोजशाह तुगलक और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।